Good morning, would be doctors. How is the Josh? Good. So, would be doctors. अभी मेरे ख्याल कोई आफ्टर 1 hour और 2 hours यू आर गेटिंग योर रिजल्ट ऑफ +2. तो मुझे नहीं लगता कि आज जैसे ही आपको +2 का रिजल्ट आएगा और आप आज टेस्ट कर पाओगे. यू विल नॉट डू इट एज आई थिंक. चलो देखना, कोशिश करना, सेलिब्रेशन भी करना, टेस्ट भी कर लेना. नॉट 2 o'clock मत शुरू करना, किसी और टाइम शुरू कर देना, नहीं तो कल पे ही छोड़ देना. नो प्रॉब्लम. तो ऑल द बेस्ट. आई होप एवरीबॉडी विल गेट वेरी गुड रिजल्ट. सो would be doctors, this is my 36th class of physics crash course. लास्ट लेक्चर में मैं आपके साथ बीट्स डिस्कस कर रहा था, वेव मोशन के टॉपिक का. तो क्या कहा था बीट्स में मैंने कि इफ देयर आर टू वेव्स विच आर हैविंग slightly difference in their frequencies which is less than 10 hertz superimposed on each other, at one point you are getting a beat, you are getting a wave which is having maximum amplitude, and after that it start decreasing and it become zero. After that it again start increasing, then it becomes maximum. So formation of these two conjunctive maxima or these two conjunctive minima is called formation of one beat. Time taken in the formation of one beat is called beat period, and number of beats formed in 1 second is called beat frequency. और क्या कहा था कि जो दो वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं और उनकी जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, डिफरेंस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज ही क्या होती हैं? बीट फ्रीक्वेंसी हैं. अगर टू वेव्स विच आर हैविंग द फ्रीक्वेंसीज f1 एंड f2 और ये दो वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं तो इनकी बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? f1 माइनस f2, और क्या होगी? f2 माइनस f1 होगी. क्लियर? तो मैंने आपको क्या कहा था कि इसकी जो वेव फॉर्म होती है, जो हम ईसीजी करते हैं, डॉक्टर्स ईसीजी करते हैं, ईसीजी के बाद जो ग्राफ आता है, जिस तरह का वो ग्राफ होता है इसी तरह ही इसका वेव फॉर्म का ग्राफ होता है. इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द म्यूजिकल. अगर आपने दो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ट्यून करने हैं तो हम ये बीट्स के साथ ट्यून कर लेते हैं. वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैसे? बीट्स के साथ. अगर उनमें बीट्स प्रोड्यूस हो रही है तो दे आर नॉट ट्यून. अगर वे बीट्स नहीं प्रोड्यूस हो रही तो इट मीन दैट दे आर ट्यून. ये माइंस में से हार्मफुल गैसेज जो निकलती हैं उनको भी हम बीट्स के विद रिस्पेक्ट टू क्या कर लेते हैं? डिटेक्ट कर लेते हैं. तो क्या कहा था कि वी आर हैविंग टू वेव्स, वन इज r sin 2 pi f1 into t है और दूसरी वेव क्या है? r sin 2 pi f2 into t है. दे आर सुपर इम्पोजिंग एट x इक्वल टू 0. तो आपके पास जो बीट की इक्वेशन बन जाएगी दैट इज 2r cos pi f1 माइनस f2 into t इंटू cos pi f1 प्लस f2 into t. तो क्या कहा था कि जो आपके पास 2r cos pi f1 माइनस f2 into t है, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द बीट फॉर्म. और जब ये मैक्सिमा के लिए आपके पास पाई f1 माइनस f2 into t दैट शुड बी इक्वल टू n पाई. तो यहां से t क्या आ गया था? दैट इज इक्वल टू n अपॉन f1 माइनस f2 आ गया था. मीन्स 0 अपॉन f1 माइनस f2 एंड 1 अपॉन f1 माइनस f2, 2 अपॉन f1 माइनस f2 एंड सो ऑन. इन टाइम्स के ऊपर क्या हो रहा था? आपके पास यू आर गेटिंग द मैक्सिमा. फिर अगर आपके पास t इज इक्वल टू 2n प्लस 1 अपॉन f1 माइनस f2 है, मीन्स आपके पास 2 इंटू f1 माइनस f2 है. तो मीन्स द टाइम्स वेयर यू आर गेटिंग द मिनिमम्स, वो टाइम क्या आ गए थे? 1 अपॉन 2 इंटू f1 माइनस f2, 3 अपॉन 2 इंटू f1 माइनस f2, 5 इंटू f1 माइनस f2. दीज आर द टाइम्स वेयर यू आर गेटिंग द minima. तो टाइम टेकन इन द फॉर्मेशन ऑफ टू कंजक्टिव मैक्सिमा और मिनिमा इन द बीट पीरियड, वो क्या गया था? 1 अपॉन f1 माइनस f2. और नंबर ऑफ बीट्स फॉर्म क्या आ गई थी? रेसिप्रोकल, दैट इज द बीट फ्रीक्वेंसी, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. वो क्या आ गया आपके पास? f1 माइनस f2 आ गया, और दैट इज f2 माइनस f1. I told you
कि इट इज वेरी यूजफुल टू कैलकुलेट दी फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्यूनिंग फोक विच इज अननोन। और आपको क्या कहा था, जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसके ऊपर एक आना ही आना होता है और इसी के ऊपर आता है। कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि सपोज कर लो आपके पास दो ट्यूनिंग फोक है, उनकी आपको बीट फ्रीक्वेंसी पता है, लेट इट बी एफ, और एक ट्यूनिंग फोक उसकी फ्रीक्वेंसी f1 है विच इज नोन है, तो आप f2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्या कहा था मैंने इस केस में, f2 की आपके पास दो पॉसिबल वैल्यूज हैं। वो कौन सी दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, एक f1 प्लस f हो सकती है और दूसरी f1 माइनस f हो सकती है। तो मैंने आई टोल्ड यू कि इट इज नॉट पॉसिबल कि वन ट्यूनिंग फोक इज हैविंग द two frequencies, one is f1 plus f, another is f1 minus f. It is not possible. It can have only one value, either f1 plus f or it will be f1 minus f. तो how will choose कि it will be f1 plus f और f1 minus f? इसको चूज करने के लिए मैंने आपको क्या कहा था, the tuning fork whose frequency is unknown, उसके एक प्रोम के साथ हम वैक्स लगा देंगे। This is known as loading with wax. जो भी इसकी वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। कॉरेस्पॉन्डली बीट फ्रीक्वेंसी क्या कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है और डिक्रीज कर सकती है। तो मैंने कहा था आपको, अगर बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है तो इसका मतलब है कि जो f2 की वैल्यू है वो लेस देन f1 है। इट मींस दैट f2 की वैल्यू जो है f1 माइनस f है। अगर यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी क्या करती है, डिक्रीज करती है, तो दैट इंप्लाइज दैट कि f2 जो है ग्रेटर देन f1 है। दैट इंप्लाइज दैट f2 इज इक्वल टू क्या है, f1 प्लस f है। और आई टोल्ड यू कि एक प्रोम में होल कर दें, दैट इज नोन एज फाइलिंग द ट्यूनिंग फोक व्हिच फ्रीक्वेंसी इज अननोन। उस केस में भी क्या है, इसकी बीट फ्रीक्वेंसी क्या कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है या डिक्रीज कर सकती है। अगर बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है तो उस केस में f2 की वैल्यू क्या होगी, f1 प्लस f होगी, और f2 की वैल्यू क्या होगी, f1 माइनस f होगी। अगर आपके पास द ट्यूनिंग फोक whose frequency is known, उसको आप लोडिंग विद वैक्स या फाइलिंग कर रहे हो, तो मैंने आपको क्या कहा था, जो आपके पास द ट्यूनिंग फोक whose frequency is unknown, जो उसके साथ कर रहे थे उससे जो रिजल्ट आ रहे थे उससे रिजल्ट क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। मींस रिजल्ट्स इंटरचेंज हो जाएंगे। फाइलिंग वाले रिजल्ट लोडिंग वाले बन जाएंगे, लोडिंग वाले रिजल्ट फाइलिंग वाले बन जाएंगे। अब मैंने आपको जाते जाते एक चीज छोड़ कर गया था, मैंने कहा था ये भी हो सकता है कि लोडिंग विद वैक्स और फाइलिंग करने पे बीट फ्रीक्वेंसी सेम भी रह सकती है। अगर आप ट्यूनिंग फोक व्हिच फ्रीक्वेंसी इज अननोन, और अगर आप फाइलिंग लोडिंग करने पे उसकी बीट फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम रहती है, दैट आल्सो इंप्लाइज दैट कि f2 जो है ग्रेटर देन f1 है। दैट इंप्लाइज दैट f2 की वैल्यू जो होगी f1 प्लस f होगी। अगर आप फाइलिंग करने पे बीट फ्रीक्वेंसी सेम रहती है तो दैट इंप्लाइज दैट कि f2 की वैल्यू क्या होगी, लेस देन f1 होगी, और जो f2 दैट इंप्लाइज दैट f2 की वैल्यू जो होगी f1 माइनस f होगी। और अगर आप लोडिंग विद वैक्स या फाइलिंग किसको कर रहे हो, नोन को कर रहे हो, तो रिजल्ट्स आपके पास और बीट फ्रीक्वेंसी सेम रह रही है, रिजल्ट्स आपके पास क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास मैंने आपको कहा था कुछ क्वेश्चंस में और भी आपके पास बीट के ऊपर करवाऊंगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मुझे डाउट है। देखो डाउट क्या, हर बार 2 से लेकर 3 क्वेश्चन तक 3 क्वेश्चन आते हैं, वेव मोशन में 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बीट के ऊपर आना ही होता है। सिंपल क्वेश्चन होता है, आपके पास जो मैं रिजल्ट्स बताए हैं आपको ये रिजल्ट्स याद हैं और थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर है कि आपके पास लोडिंग विद वैक्स क्या है, फाइलिंग क्या है, लोडिंग विद वैक्स से क्या होता है, जिसको भी कर रहे हो उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है। फाइलिंग के केस में क्या है, जो भी उसकी एक्चुअल वैल्यू है वो क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। उसके कॉरेस्पॉन्डली बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है या सेम रह सकती है। अगर इंक्रीज करती है तो इट मीन्स दैट आप अननोन को लोडिंग विद वैक्स कर रहे हो, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या करती है, अगर इंक्रीज करती है तो दैट इंप्लाइज दैट f2 लेस देन f1 है। दैट इंप्लाइज दैट f2 क्या है, f1 माइनस f है। अगर बीट फ्रीक्वेंसी कम होती है तो दैट इंप्लाइज दैट कि f2 इज ग्रेटर देन f1 है। दैट इंप्लाइज दैट f2 ग्रेटर देन f2 f1 प्लस f है। अगर बीट फ्रीक्वेंसी सेम रहती है दैट आल्सो इंप्लाइज दैट f2 इज ग्रेटर देन f1 है। दैट इंप्लाइज दैट f2 इज इक्वल टू f1 प्लस f है। और फाइलिंग के केस में ये आप रिजल्ट याद रख लो, फाइलिंग वाले रिजल्ट क्या होंगे, इससे
उल्टे होंगे। अगर आपको ये सब चीजें याद हैं तो बड़े आराम से कोई भी बीट्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा, यू विल बी एबल टू डू वेरी इजीली। सिंपल सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है। आपके पास दो वेव्स दी हुई हैं, उनकी इक्वेशन क्या दी हुई है, y1 इज इक्वल टू 6 cos 100 pi t, और दूसरी क्या दी हुई है, y2 इज इक्वल टू 4 cos 102 pi t। इट इज आस्क्ड व्हाट इज द बीट फ्रीक्वेंसीज। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास पहली वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्योंकि 100 पाई मींस f1 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। दूसरी वेव की क्या नाम पाई 2 पाई f कितना है, 102 है, तो मींस f2 क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। बीट फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रेशियो द मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी की रेशियो मैंने क्या बताई थी, a1 plus a2 डिवाइड बाय a1 minus a2 का होल स्क्वायर। a1 is here 6, a2 is here 4, तो दिस रेशियो becomes 25:1 बन जाएगी। तो बहुत अच्छा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में दो फार्मूले यूज हो गए। बीट फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है, रेशियो द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी पूछी जा सकती है। इक्वेशन दी हुई है आपके पास वेव की, एक इक्वेशन दी हुई है 6 cos 100 pi t, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 4 cos 102 pi t। तो हमने दोनों इक्वेशंस को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके a1 और a2 निकाल लिया, f1 और f2 निकाल लिया। मैक्सिमम अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी की रेशियो पूछी है, वो a1 plus a2 डिवाइड बाय a1 minus a2 होल स्क्वायर से निकाल लिया। a1 by a2 हमें पता है, व्हाट इज दैट इज 3:2 है। तो यहां से हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी की रेशियो क्या आ गई, दैट इज 25:1 आ गई। f1 क्या है, 50 है, f2 क्या है, 51 है। तो आपके पास बीट फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 1 आ गई। क्लियर, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट कैन आल्सो बी आस्क्ड, two tuning forks having the same natural frequency, one of them is loaded with wax। अब देखो loaded with wax कर दिया, जो भी इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। when both are tuning forks are sounded together, then choice दी हुई है, they will produce beats। second choice, they will remain in resonance। third, they will be in forced vibration। fourth choice is given, loaded tuning fork will have higher frequency। देखो fourth choice is गलत। लोडेड, जिसको हमने लोड किया है, जो भी इसकी वैल्यू क्या करेगी, वो कम हो जाएगी, ये गलत है। अब लोड करने पे डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया, रेजोनेंस हो नहीं सकता। अब इसने कहा फोर्स वाइब्रेशन, हाउ इट इज पॉसिबल, है तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनती। अब सिर्फ आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट रहेगा। क्यों, बिकॉज नाउ दे बिकम ए टू tuning fork having different frequencies, it means that they will produce the beats। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if two tuning forks A and B are sounded together, they produce 4 beats per second। A then slightly loaded with wax, they produce 2 beats when sounded again। The frequency of A is 256, then frequency of B is। अब हमने the tuning fork, अब इस क्वेश्चन में क्या है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने उस tuning fork को लोडेड विद वैक्स किया है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, नोन है, और लोडेड विद वैक्स करने से बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। तो वैसे तो क्या होता है, अगर अननोन को करते हैं, अगर बीट फ्रीक्वेंसी कम होती है तो इट मींस दैट f2 इज ग्रेटर देन f1 होता है। लेकिन अब हमने नोन को किया है तो उस केस में क्या है, f2 क्या है, ग्रेटर देन f1 होता है। तो इट मींस दैट B tuning fork की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 256 प्लस 4 होगी, दैट विल बी 260 बीट्स पर सेकेंड होगी। क्लियर, क्योंकि क्या है, बीट फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है। आपके पास नॉन ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 256 है, और नॉन को ही हमने लोड किया है। लोड करने के बाद आपके पास उसकी बीट फ्रीक्वेंसी कम हुई है, तो कम होने का मतलब, आई एम सॉरी, उसकी बीट फ्रीक्वेंसी कम हुई है, कम होने का मतलब है f2 लेस देन f1 है। f2 लेस देन f1 है तो इट मींस दैट f2 क्या है, f1 माइनस f है, 2, तो इट मींस दैट क्या होगा, 256 माइनस 4 होगा, दैट विल बी 252 आएगा। क्लियर। तो अब आपके पास से एक एग्जांपल आ गई कि जिसमें हमने नोन को, मैंने आपको पहले कह दिया कि अगर जो मैंने पहले रिजल्ट्स किए थे अननोन के लिए किए थे, अगर नोन को करोगे तो आपके पास लोडिंग वाले रिजल्ट्स फाइलिंग वाले बन जाएंगे, फाइलिंग वाले रिजल्ट्स लोडिंग वाले बन जाएंगे। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए ट्यूनिंग फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी
480 hertz produces 10 beats per second when sounded with a vibrating sonometer sting. What must have been the frequency of the sting of a slightly increase in tension produce fewer beats per second than before? अब क्या हुआ कि आपके पास सोनोमीटर वायर को उसकी टेंशन इंक्रीज कर दी, टेंशन इंक्रीज कर दी तो मतलब क्या हुआ, उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी तो इट मीन दैट इसका क्या मतलब हुआ, इट इज ए केस सिमिलर टू द फाइलिंग, क्योंकि फाइलिंग में भी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। और फाइलिंग के केस में अगर अननोन की फाइलिंग की है, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है, तो इसका मतलब होता है जो अननोन की वैल्यू है नोन से वो कम है। इट मीन दैट अननोन की जो वैल्यू होती है वो f1 माइनस f होती है। f1 यहाँ पे अब क्या दी हुई है, दैट इज गिवन 50 दैट इज गिवन 480 और बीट फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है, दैट इज गिवन इनकी जो बीट फ्रीक्वेंसी है दैट इज 10, तो आपके पास क्या आ जाएगा 480 माइनस 10 दैट बिकम्स 470। अब इसमें एक चीज और भी ख्याल रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पीछे क्वेश्चन में बताना चाहता था, आई फॉरगेट इट, कि मींस आपने जो f2 माइनस f या f1 माइनस f या f1 प्लस f करना है, ये f जो है ओरिजिनल वैल्यू है, जो कम होकर या ज्यादा होकर आई है वो वैल्यू नहीं, ओरिजिनल जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो उसी को ही आपने सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, a metal bar of linear mass density 9 this question I have attempted already, this is very important question। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं कल भी आपको करवा दिया था, लेकिन आज मैं एक बार फिर करवाना चाहता हूं, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन 13 सितंबर को पूछ लिया जाएगा। ये थोड़ा सा इसमें एक मैथमेटिकल टर्म है, जब कल मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताई थी, आज मैं इस क्वेश्चन को फिर एक बार रिपीट करना चाहता हूं, लेकिन थोड़ा सा डाटा डिफरेंट है। कल वाला क्वेश्चन नहीं आया तो आज मुझे लगता है जो आज मैं आपको क्वेश्चन करवा के जा रहा हूं डेफिनेटली इट विल बी आस्क्ड ऑन 13 सितंबर 2020 को ये पूछ लिया जाएगा। व्हाट इज दिस क्वेश्चन? 56 tuning forks are so arranged in the series that each fork gives 4 beats per second with the previous one. The frequency of the last tuning fork is 3 times the first one, then frequency of the first fork is, अब आपके पास लास्ट ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्राइस ऑफ द फर्स्ट है। फर्स्ट की अगर फ्रीक्वेंसी f है तो लास्ट की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 3f हो जाएगी। बीट फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है, इट मीन दैट सेकंड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, f प्लस 4 होगी, माइनस नहीं होगी क्योंकि बढ़ रही है फ्रीक्वेंसीज, f प्लस 4 होगी। थर्ड की क्या होगी, f प्लस 8 हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो आपके पास ये कितने ट्यूनिंग फोर्क है, 56 ट्यूनिंग फोर्क है। पहले की फ्रीक्वेंसी f है, दूसरे की f प्लस 4 है, f प्लस 8 है, एंड सो ऑन। और जो 56 ट्यूनिंग फोर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3f है। तो मैंने आपको कल बताया था कि ये क्या बन गया, आपके पास दो कंजक्टिव टर्म्स का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इट बिकम्स एपी सीरीज। और एपी सीरीज के लिए मैंने आपको बताया था कि एपी सीरीज की कोई भी nth टर्म होती है वो किसके बराबर होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है। अब हमारे पास इसमें इसकी 56 टर्म दी हुई है, वो कितनी दी हुई है, 3f दी हुई है। फर्स्ट टर्म क्या है, क्योंकि पहले ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी क्या है, f है, दैट इज गिवन n is here 56 minus 1, d is here what is given f। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, 2f is equal to 55 into 4, this becomes 220 आ गया। तो f क्या आ गया, 110 आ गया। f क्या आ गया, 110। इट इज आस्क्ड, यही पूछा गया है, फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दैट विल बी 110। अगर इसमें ये पूछा गया होता कि लास्ट ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी क्या है, इट विल बी 330 आ जाएगी। और अगर इसमें कोई भी 4th 5th 7th 8th 9th 10th कोई भी किसी की भी पूछी हो, n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, a पता चल गया, d पता चल गया, किसी भी फोर्क की ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, यू विल बी इजीली कैलकुलेट, आप इसे बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। सो दीज आर सम बेसिक क्वेश्चंस ऑन दिस बीट फ्रीक्वेंसी। जस्ट रिमेंबर बच्चों कि देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए म्यूजिकल साउंड। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लाउडनेस है, जिसे हम दैट लाउडनेस ऑफ द साउंड दैट डिपेंड्स अपॉन लाउडनेस और पिच, लाउडनेस और पिच ऑफ द साउंड, दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड, एंड दिस लाउडनेस और पिच
सॉरी नॉट पिच, दिस लाउडनेस, पिच इज डिफरेंट थिंग। पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड की वो क्या है, लाउडनेस। दिस लाउडनेस ऑफ द साउंड इज रिलेटेड विद द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। जब दिवाली के आप अगले दिन अखबारों में आप पढ़ते हो तो आपके पास लिखा होता है कि कल आपके पास साउंड लेवल इतना डेसिबल था, इतना डेसिबल था। वो क्या है, दैट इज द साउंड लेवल, दैट इज द साउंड लेवल। डिफरेंस इन द लाउडनेस ऑफ द टू साउंड इज कॉल्ड दैट साउंड लेवल। उसे हम क्या कहते हैं, साउंड लेवल कहते हैं। और जो मिनिमम और जो लाउडनेस है आपके पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, दैट इज log ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। लाउडनेस ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द log ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। क्लियर। और जो मिनिमम इंटेंसिटी ए पर्सन विच कैन हियर, नॉर्मल पर्सन जो है आपके पास कोई भी इंटेंसिटी की साउंड जो नॉर्मल पर्सन विच कैन हियर, दैट इज कॉल्ड इट्स मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। दैट वो क्या है आपके पास, दैट इज 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। क्या होती है वो, 10⁻⁻12। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। नॉर्मल पर्सन विच कैन हियर ए इंटेंसिटी ऑफ द साउंड दैट इज 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। और जो भी किसी भी साउंड की इंटेंसिटी इससे ज्यादा या जो कम होती है दैट इज कॉल्ड इट्स साउंड लेवल। और वो साउंड लेवल जो होता है दैट इज L इज इक्वल टू, उसे क्या कहते हैं कि दिस इज 10 log I upon I naught. I is the intensity of the sound which can hear. This is the minimum intensity. तो ये आपके पास क्या है, दिस इज कॉल्ड साउंड लेवल। और इसके जो यूनिट्स होते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज द यूनिट्स ऑफ डेसिबल यूनिट है। इसके यूनिट्स क्या है, डेसिबल। और सिंपल इसे D इंटू कैपिटल B के साथ डिनोट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसके ऊपर आपके पास पूछ लिए जाते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन दिस, कहता है फाइंड द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड वेव इन ए डेसिबल of a sound waves whose intensity is 10⁻⁻10 watt per centimeter square है। अब उसका साउंड लेवल बताना है जिसकी इंटेंसिटी कितनी है, 10⁻⁻10 कितना है, 10⁻⁻10 वाट पर मीटर स्क्वायर है। आई की वैल्यू ये है, आई नोट आपके पास दिया हुआ है, कितना है पता है आपको, 10⁻⁻12 है। अब बच्चों याद रखना कि कई दफा आई नोट दिया होता है, कई दफा नहीं दिया जाता, नहीं भी दिया आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इसको। क्लियर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस क्या बन जाएगा आपके पास, दिस बिकम्स 10 log, ये log बेस 10 है, दिस बिकम्स दैट इज 10⁻², तो दिस बिकम्स 20 डेसिबल। क्या आ जाएगी इसकी आपके पास, दैट बिकम्स, इसको अगर आप सॉल्व करोगे इट कम्स 20 डेसिबल, इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके पास, हाउ मेनी टाइम्स इंटेंस ऑफ 80 डेसिबल साउंड देन 20 डेसिबल साउंड। अब L1 कितना है, 80 डेसिबल है, L2 कितना है आपके पास 20 डेसिबल है, तो आपके पास दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 60 डेसिबल आ जाएगा। तो 60 डेसिबल इज इक्वल टू 60 डेसिबल इज इक्वल टू 10 log बेस 10 I1 बाय I2। तो आपने I1 बाय I2 निकालना है। 66 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log आपके पास I1 बाय I2। क्लियर। ये log बेस क्या है, 10 है, तो ख्याल रखना, तो I1 बाय I2 क्या आ जाएगा, 10⁻6 आ जाएगा। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली, इसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर बच्चों। तो आपके पास बच्चों इसमें थोड़ी सी 2-4 चीजें और भी इंपॉर्टेंट है। एक आपके पास म्यूजिकल स्केल होती है। व्हाट इज दिस म्यूजिकल स्केल, दैट इज सा रे ग म प ध नी सा। ये क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड म्यूजिकल स्केल। सा रे ग म प ध नी सा, ये दिस इज कॉल्ड म्यूजिकल स्केल। और इस म्यूजिकल स्केल की जो आपके पास फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती हैं, इस म्यूजिकल स्केल की जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं वो क्या है, 24, 27, 30, 32, 36,
40, 45, 48. तो मीन्स सा corresponds to 24, रे corresponds to 27, गा corresponds to 30, मा corresponds to 32, पा corresponds to 36, धा corresponds to 40, and नी corresponds to 45, then सा corresponds to 48. सा रे गा मा पा धा नी सा. 24, 27, 30, 32, 36, 40, 45 and 48. तो आपके पास क्या है, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है. कुछ आपके पास कंसोनेंट इंटरवल होते हैं. वो इंटरवल्स अगर आपके पास दो, इट इज कंसोनेंट इंटरवल मींस दैट इज द रेशियो द टू फ्रीक्वेंसीज. अगर रेशियो ऑफ टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज 1:1 है, द नेम ऑफ दैट इंटरवल इज कॉल्ड यूनिसन. अगर उनके फ्रीक्वेंसीज की रेशियो 2:1 है, दैट इज कॉल्ड ऑक्टेव. अगर उनकी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसीज की रेशियो 1:2 है, दैट इज कॉल्ड ऑक्टेव लोअर. अगर उनकी फ्रीक्वेंसीज की रेशियो 3:2 है, दैट इज कॉल्ड फिफ्थ. अगर उनकी फ्रीक्वेंसीज की रेशियो 4:3 है, दैट इज कॉल्ड फोर्थ. अगर उनकी फ्रीक्वेंसीज की रेशियो 5:4 है, दैट इज कॉल्ड मेजर थर्ड. अगर उनकी फ्रीक्वेंसीज की रेशियो 6:5 है, दैट इज कॉल्ड माइनर थर्ड. अगर फ्रीक्वेंसी की रेशियो 9:8 है, दैट इज कॉल्ड मेजर टोन. अगर फ्रीक्वेंसी की रेशियो 10:9 है, दैट इज कॉल्ड माइनर टोन. और अगर उनकी फ्रीक्वेंसीज की रेशियो 16:15 है, दैट इज कॉल्ड सेमीटोन. अब आपके पास जो म्यूजिकल साउंड है सा रे गा मा पा धा नी सा, तो इसमें आपके पास पहला मेजर होता है, फिर माइनर टोन होता है, फिर सेमीटोन होता है, फिर मेजर टोन होता है, फिर माइनर टोन होता है, फिर मेजर टोन है, फिर आपके पास क्या है, इसमें सेमीटोन है. इसके ऊपर भी आपके पास डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है. थोड़ा सा इसको आपने ख्याल रखना है. इट इज गिवन इंटरवल्स बिटवीन दी एडजेसेंट नोड्स ऑफ ए डायटोनिक स्केल्स आर, वो दिए हुए हैं 9:8, 10:9, 18:5, 9:8, 10:9, 9:8, 16:5. If the frequency of the keynote is, keynote means पहली जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो क्या दी हुई है, 256 हर्ट्ज दी हुई है. कहता है फाइंड दी फ्रीक्वेंसी ऑफ पा. पा की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है. सा रे गा मा पा, पा की फ्रीक्वेंसी. अब सा और रे की रेशियो क्या है, 9:8. रे और गा की रेशियो क्या है, 10:9. गा और मा की रेशियो क्या है, 18:5. मा और पा की रेशियो क्या है आपके पास, 9:8. तो आपने किसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, पा की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है. तो पा की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 9:8 मल्टीप्लाई बाय 10:9 मल्टीप्लाई बाय 16:15 मल्टीप्लाई बाय 9:8, वो क्या आ जाएगी, 3:8 आ जाएगी. तो दिस 3:8 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या करना पड़ेगा हमें, सा. 3:2 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ कीनोट. कीनोट फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 256. तो आपके पास क्या आ जाएगा, इट कम्स 384. दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द, किसकी फ्रीक्वेंसी आएगी, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पा की फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी. सो वुड बी बच्चों, वुड बी डॉक्टर्स, आपके पास एक यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट बड़ी टर्म्स है. इसके ऊपर भी एक बार पीएमटी में क्वेश्चन आया हुआ है. दैट इज द रेवर्बरेशन टाइम. व्हाट इज रेवर्बरेशन, क्या होता है आपके पास, व्हाट इज द अकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग. आपके पास अकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग्स है. आपके पास कोई ऑडिटोरियम है, आपके पास उस ऑडिटोरियम में आपको इस तरह से डिजाइन करना है कि वहां पे आपके पास जो साउंड है वो ज्यादा रोल ना करे, उसकी इकोस ना इतनी प्रोड्यूस हो. इस तरह से आपने उस ऑडिटोरियम को डिजाइन किया हुआ है. दैट इज कॉल्ड अकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग. और क्या होता है कि व्हाट हैपेंस कि आपके पास किसी हॉल में आप बैठे हो, हॉल में बैठने में अगर आपके पास कोई साउंड प्रोड्यूस होती है, वो साउंड क्या है, उसकी मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं. किसी वॉल से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, कभी ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, कभी अपोजिट, कभी फ्रंट, कभी कहीं किसी डिफरेंट जगह से
आपके पास साउंड क्या है वो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, दो इस तरह से वो साउंड क्या करती रहती है, रोल करती। एक बार ओरिजिनल साउंड आने के बाद भी, ओरिजिनल साउंड के बाद यू आर गेटिंग, आफ्टर दैट यू आर गेटिंग द साउंड, दैट इज कॉल्ड रेवर्बरेशन ऑफ द टाइम। और जितने टाइम तक वो साउंड आपके पास खत्म नहीं होती है तो that time is called reverberation time. And बच्चों, would be doctors, remember this result is very very important. It can be asked directly in the multiple choice question कि वो reverberation जो time है वो किसके बराबर होता है, that is equal to 0.165 into V divided by alpha into S. This is the reverberation time. T is equal to 0.165 V divided by alpha into S. What is here? What is here? V. V is the volume of that room or hall. S is the surface area. Alpha is called absorption coefficient. So would be doctors, remember this reverberation time should not be very large. This reverberation time should not be very small. अगर सपोज कर लो ऐसा रूम जिसका रेवर्बरेशन टाइम, ऐसा हॉल जिसका रेवर्बरेशन टाइम 0 होता है, उसे हम डेड रूम कहते हैं. What it is called? That is called dead room. So this, for a good acoustics of building, for good auditorium, this reverberation time should not be very large, should not be very small. Clear? So would be doctors, this is the finishing of the synopsis and some expected question based upon this various topics of the wave motion. So would be doctors, in the next lecture I will discuss with you last 20 years question based upon this wave motion. देखिए बच्चों, हर चीज का अपना फायदा होता है. जैसे ही हमारे पास पेपर हमारा पोस्टपोन हुआ तो पेपर पोस्टपोन होने से मैंने भी अपनी स्पीड को स्लो किया. मींस मैंने आपके साथ अब जैसे वेव मोशन है इसका सिनॉप्सिस भी थोड़ा और डिटेल में भी डिस्कस किया और इसके ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर टॉपिक के ऊपर मैंने बहुत सारे आपके साथ डिस्कस किए. तो मैं आपको वुड बी डॉक्टर्स, मैं आपको गारंटी करता हूं आप मेरे सिनॉप्सिस सुन लीजिए और जितने क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कर लीजिए. आपको फाइनल एग्जाम में 13 सितंबर 2020 को एक सिंगल क्वेश्चन में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी. अब मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं. क्यों? पहले मैं ये बात नहीं कह सकता था. पहले रीजन ये था कि मैंने अपने क्वेश्चन बैंक के ऊपर भी थोड़ा सा बाइंडिंग थी, मैं ज्यादा नहीं करवा सकता था, मेरे पास समय कम था, सिनॉप्सिस को भी मैं इतने डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकता था. तो आज अब मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया है, सिनॉप्सिस को भी थोड़ा मैंने एक्सपेंड कर सकता हूं. नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपसे ज्यादा डिस्कस कर सकता हूं. तो इसलिए जितने मैं ये डिस्कस करूंगा आपके साथ ऑलमोस्ट आपके पास 45 में से मैं आज कह सकता हूं कि यू विल गेट 40 क्वेश्चन इन द 40 क्वेश्चन इन नीट 13 सितंबर 2020 को. आपको 45 में से जो मैं क्वेश्चन आपको इस क्लास में करवा जाऊंगा उसमें मिल जाएंगे. 40 क्वेश्चन का मतलब कि अगर आप 40 में से 35 क्वेश्चन आप ठीक कराते हो नीट में तो इसका मतलब है कि यू आर इन फर्स्ट. अगर जो बच्चा फिजिक्स जिस बच्चे के फिजिक्स में 35 और 35 से अबव जो क्वेश्चन फिजिक्स में ठीक हो जाते हैं उस बच्चे का जो रैंक है नीट में वो भी क्या होता है, बिलो 500 होता है. और बिलो 500 रैंक का मतलब बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज, बहुत अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अपनी चॉइस का आपको अपना मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा. सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, ऑल द बेस्ट. आई विल प्रे कि अभी जैसे ही आप क्लास से मेरा लेक्चर सुन के बाहर जाओगे आपको हो सकता है कि आपके पास SMS आने शुरू हो गए कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, रिजल्ट चेक कर लो. वैसे तो क्या है, आपने वो डिजिटल लॉकर आपने डाउनलोड किया होगा, उसके ऊपर आपका रिजल्ट आ चुका होगा. ऑल द बेस्ट फॉर इट. और कल मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाना कि सबके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं. ऑल द बेस्ट. तो बच्चों जैसे मैंने बताया कि सारी की सारी मेरी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित हैं, इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित हैं, PM केयर फंड को समर्पित हैं. रिजल्ट अच्छा आएगा, सेलिब्रेट करना, लेकिन आपने
कोरोना से भी बच के रहना है। इस वक्त कोरोना की मार बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आपने स्वस्थ भी रहना है, सुरक्षित भी रहना है, जागरूक भी रहना है, जागृत भी रहना है और कोरोना को हराना है, इंडिया को जिताना है। तो इसके लिए हम एक शांति पाठ भी करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषध्या शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वे शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।